आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 सितंबर के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए दोस्तों। आपको वेबसाइट पे ये सारे करंट अफेयर्स के लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, बहुत आपको फायदा होगा। तो चलिए, ये 5 करंट अफेयर्स है जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इंटर स्टेट इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो इंटर स्टेट इनइक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो इंडियन स्टेट्स मतलब एक डिस्पेरिटी हमको देखने को मिलती है। पहले आप नाम से समझिए, इंटर स्टेट इनइक्वालिटी मतलब स्टेट जो हमारे हैं उनके अंदर इनइक्वालिटी। तो नॉर्थ वर्सेस साउथ हमेशा चलता है। ठीक है, अब 2023-2024 आंध्र प्रदेश का एक इंडिविजुअल वो बिहार के एक इंडिविजुअल से 4 गुना ज्यादा कमाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि साउथ में अच्छी खासी इनकम इन इक्वालिटी मतलब नॉर्थ में देखने को मिल रही है। और अगर ऐसा ही होगा तो ये और ज्यादा अगले 10 सालों में ये 4 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि हो सकता है साउथ वाला 8 गुना ज्यादा कमाए। और आंध्र प्रदेश की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है जो सदर्न स्टेट से। तो ये दिखाता है कि हालात जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ओके, तो अब बिहार की जो ग्रोथ है अगर आंध्र से मैच करनी है तो आंध्र प्रदेश को जो उनकी पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है साल भर में, वो 15 साल बाद भी 3 गुना ज्यादा होनी पड़ेगी। जो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाई बिहार भी और मतलब जैसे जैसे बिहार आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आंध्र भी आगे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या बिहार जो है वो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस अचीव कर सकता है, कौन से फैक्टर्स इस तरीके की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, और ये सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब सदर्न स्टेट से हिस्ट्री हो गई, हिस्टोरिकल एडवांटेज रहा है, सरकार की पॉलिसी होगी, मार्केट फोर्सेज ने जो सदर्न स्टेट्स है उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। फिर उसके बाद आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 37 जितनी भी फैक्ट्रीज का 37% है भारत जो एक्सपोर्ट करता है, साउथ का उसमें मेजर चंक रहता है। सोशल आउटकम, क्योंकि भाई देखिए वहां पे लोग ज्यादा जीते हैं, एजुकेशन लेवल बहुत बढ़िया है, हेल्थ केयर सही है। तो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो काफी बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज वहीं भागती हैं। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक डोमिनेंस को रीइंफोर्स करते हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, ये सब ग्लोबल सेंटर है मैन्युफैक्चरिंग के और टेक इंडस्ट्री के। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो जितनी भी जैसे प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम जो निकालते हैं उससे बहुत बेनिफिट करते हैं। फिर नॉर्थ में डेवलपमेंट कम है। नोएडा, गाजियाबाद तो क्योंकि दिल्ली के पास है, दिल्ली कैपिटल है, वो तो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खाली ये 2 शहर हैं, 46% फॉर्मल जॉब्स आपको यहीं मिलेगी। मतलब आधे से ज्यादा जो नॉर्थ में लोग हैं वो यहीं जॉब कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, कहाँ हो नोएडा, कहाँ हो गुड़गांव, कहाँ हो गाजियाबाद। ये ज्यादातर ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स जो है उसमें वो अच्छे खासे चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इनकम गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है, माइग्रेशन, क्योंकि नॉर्थ में जो गरीब हैं वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जो लेबर है वो वेल्दियर साउदर्न में जा रहे हैं, वेस्टर्न स्टेट्स में जा रहे हैं। और ज्यादा दिक्कत है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जॉब रिजर्वेशन की मांग जो है इससे और ज्यादा बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब रिजर्वेशन दो, तो बहुत कुछ है। फिर उसके बाद इतना आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है और ये डिफिकल्ट टास्क है। सरकार को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा ताकि इन डिस्पेरिटीज को खत्म किया जा सके। बता दो दोस्तों कि हमारे 10,000 MCQ का कोर्स लाइव है। क्लासेस चल रही हैं 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको पूरी तरीके से तैयार करा देंगे। और अभी तो पॉलिटी सेक्शन पूरा खत्म भी हो गया है। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, वहां पे आप 10,000 MCQ का कोर्स अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टार्टअप नहीं होगा तब तक हमारा देश कैसे डेवलप होगा। तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 डेवलपमेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो यूपीआई का रोल आउट हुआ, कमाल हो गया। डिजिटल पेमेंट्स अब हर किसी के हाथ में है। टेलीकॉम का रेवोल्यूशन हुआ, आज 100 करोड़ के करीब भारतीय जो है उनके पास मोबाइल है और वो नेट यूज कर रहे हैं। पैंडेमिक ने ई कॉमर्स और स्टार्टअप की ग्रोथ बहुत तेजी से एक्सेलरेट करी, सब ऑनलाइन हो गया। तो भारत की इकोनॉमिक, जैसे भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो $3.9 ट्रिलियन की थी 2024 में। ब्राइट स्पॉट है, हर कोई यहां पे इन्वेस्ट करें। 60 साल लगे $1 ट्रिलियन जीडीपी मार्क आने में, लेकिन सेकेंड ट्रिलियन 7 साल में और थर्ड ट्रिलियन सिर्फ 5 साल में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी भयानक जंप मारी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे बड़ा, अब इस समय थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में भारत।
सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में ही आ रहे हैं। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रही है, एफोर्डेबल डेटा पे फोकस कर रही है, उसकी वजह से भी ग्रोथ हुई है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। यंग वर्कफोर्स भारत में सबसे ज्यादा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की भारत में जबरदस्त पोटेंशियल है। भारत में जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वर्कफोर्स में हर साल, वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। इंडस्ट्री 5 टेक्नोलॉजी जैसे एआई, रोबोटिक्स, ये सब और ज्यादा हाईली स्किल्ड लोगों को लेके आएंगे। स्टार्टअप में जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप जो भारत का स्टार्टअप है उसने इस समय 15.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स 2017 से जनरेट की है। 2023 में ऐसी 4 लाख के करीब जॉब्स है जो स्टार्टअप ने जनरेट की है, यानी कि 46.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। यूके यूएस की बात करें तो भारत इसमें बहुत आगे है। जो यंग लोग हैं स्टूडेंट्स, वो एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल सर्वे की बात करें तो 11% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय बिजनेस ओन कर रहे हैं। सिर्फ 2% इंडियन ग्रेजुएट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। ये हिसाब किताब है। 3E मॉडल, अब देखिए इस मोमेंटम को, जैसे एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट, इसको इंटीग्रेट करना है, ये 3E मॉडल है। तो भारत को देखिए समझना तो पड़ेगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कि किस तरीके से। सिर्फ यहां पे जॉब की बात नहीं है, बस यहां पे सर कंपनी आए, कॉलेज में प्लेसमेंट देके चली जाए। अरे कंपनी ये क्यों नहीं बताती कि अरे यार नौकरी छोड़ो, नौकरी दो, एंटरप्रेन्योर बनो। अमेरिका में एकेडमिक टेक ट्रांसफर की बात करें तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। $1 ट्रिलियन तक उन्होंने इंडस्ट्री आउटपुट दिया है। 40 लाख जॉब 20 साल में इन्होंने जनरेट किए हैं। अमेरिका अपने जीडीपी का 3.4% R&D में इन्वेस्ट करता है। भारत की बात करें तो सिर्फ 0.7% है और सिर्फ 10% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाता है। तो ये भारत की एक बड़ी दिक्कत है और जब तक एक कहते हैं ना विजनरी आदमी नहीं आएगा तब तक कुछ होगा नहीं। हायर एजुकेशन एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर की तरह काम करता है, हमको समझना पड़ेगा। तो भारत में जैसे हायर एजुकेशन की बात करें तो एक सोशल सेक्टर है, बट इसको एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर की तरह देखना चाहिए। एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट को इंटीग्रेट जब हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मिशन मौसमा क्या है ये? देखिए मिशन मौसम की बात करते हैं तो भारत की वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज पे बात करता है ये। तो यूनियन कैबिनेट ने 2000 करोड़ के साथ इसको अप्रूव कर दिया है। 2 साल तक ये चलेगा शुरुआत में। एक्यूरेसी कितनी होगी और मल्टीपल सेक्टर इसको कवर करेगा ये। तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि सर्वेलेंस और मॉडलिंग होगी। तो मौसम कैसा होने वाला है जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, पैटर्न को देखेंगे नहीं, तो कैसे होगा? तो इसमें सर्वेलेंस पे काम होगा, मॉडल्स बनाए जाएंगे, रियल टाइम फोरकास्टिंग होगी। तुरंत आपको बताया जाएगा बेटा निकलो, लैंडस्लाइड आ रही है या फिर बारिश आने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। टारगेट सेक्टर एग्रीकल्चर, एविएशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ। कौन कौन इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है? IMD तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। मिशन के गोल्स क्या है भाई? जितना ज्यादा एक्यूरेट हो, टाइम लाइनेस हो, उतना ज्यादा बढ़िया है। 97.99% एक्यूरेसी हमको मेंटेन करनी है। हैवी रेनफॉल अभी 80% है, इसको 100% तक लेके जाना है। एक्सट्रीम वेदर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फॉग, हेल, रेनफॉल ये सब आ जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, अगेन ट्रेनिंग और बिल्डिंग हमको करनी पड़ेगी पर्सनल की। बैकग्राउंड, मिशन मॉनसून 2012 में हमने लॉन्च किया था। अब इसमें रेडार के डिप्लॉयमेंट में 5 गुना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मिशन मौसम इसको और ज्यादा बूस्ट करने वाला है। अगला करंट अफेयर, हेल्थ इंश्योरेंस सब लेके चलो वरना बहुत दिक्कत होती है। तो यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABBPM JAY ये 70 साल से जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए लॉन्च कर दी है। 5 लाख का एनुअल हेल्थ कवरेज आपको मिलेगा हर फैमिली को। 6 करोड़ लोगों को और 4.5 करोड़ फैमिली को ये बेनिफिट करने वाला है। एक नया कार्ड इनको मिलेगा इस स्कीम के अंदर। तो वही है कि आपको 5 लाख का इसमें टॉपअप मिलेगा और वही कि सोशल सिक्योरिटी एल्डरली को देनी चाहिए, क्योंकि देखिए एल्डरली हमारे ज्यादा वल्नरेबल है। अगर आप आमतौर पे एल्डर्स का इंश्योरेंस कराते तो बहुत ज्यादा बैठता है। तो जो सीनियर सिटीजन है जैसे CGHS, ECHS और आयुष्मान CAPF इसमें एनरोल होते हैं, ये दे चूज टू स्टे विद देयर करंट प्लान्स, ठीक है ना। और जिनका प्राइवेट इंश्योरेंस है या जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर्ड है वो भी इसके अंदर दे आर कवर्ड। तो ये बीजेपी मैनिफेस्टो का, दिस वाज द पार्ट ऑफ बीजेपी मैनिफेस्टो। और इनिशियल प्लान फाइनेंशियल क्या है? 34,500 करोड़, सॉरी 3,500 करोड़, 3,437 करोड़ इतना पैसा जो है वो सरकार लगाएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस ये 7 करोड़ 37 लाख हॉस्पिटल में देगा। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना, मतलब सॉरी इतना देगा ये।
और ये 1 लाख करोड़ तक इसका मतलब अगर आप टोटल देखो तो इतना कवर करेगा। 49% जो है वो वुमेन्स है। ज्यादातर जो स्टेट्स है कॉस्ट शेयरिंग 40% होगी और 60% सेंटर देगा, जो आमतौर पर हर जगह होता है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसमें सेंटर 90% कॉस्ट देगा। आखिरी करंट अफेयर्स कि भैया देखिए, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने फाइनली ये बोला है कि अब गुजरात के जो हैबिटेट्स है प्रॉब्लम है तो वहां पे ट्रांसमिशन लाइंस हम वहां पे बनाएंगे। पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ उन्होंने बोला है कि लिटिल रन ऑफ कच्छ और मोलम नेशनल पार्क जो गोवा में है उसमें ट्रांसमिशन लाइंस लगाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, टाइगर कॉरिडोर जो सेंट्रल इंडिया और 121 प्रोजेक्ट 12 स्टेट्स में, इन सबको कंसिडर जो है वो किया जा रहा है। अब प्रोटेस्ट हुए बहुत ज्यादा कि आप ट्रांसमिशन लाइन लगाओगे तो और ज्यादा जानवर मर सकते हैं। एनबीडब्ल्यूएल ने बोला है कि नहीं, अभी 400 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन मोलम नेशनल पार्क गोवा में लगाई जाएगी। प्रोजेक्ट में लगभग 7,881 पेड़ काटे जाएंगे वेस्टर्न घाट्स में, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए जो ट्रांसमिटर लाइन है उसको जो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है उससे आप अलाइन करिए ताकि आप पेड़ ना काटे, डिफॉरेस्टेशन को कम कर सके। लेकिन वही है कि ट्रांसमिशन पिलर्स जो हैं उनको बताया कि एनिमल प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं होगी, हमने पूरी स्टडी की हुई है। तो 2 अप्रूवल जो है वो गुजरात ट्रांसमिशन लाइन जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड एस सेंचुरी है जो लिटिल रन ऑफ कच्छ में आता है। बर्ड डाइवर्टर्स जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोलिजन्स ना हो सके। स्पेशली जो फ्लेमिंगो जो चिड़िया आती है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाए, तो इसीलिए चिड़ियों को डाइवर्ट करने वाला, ठीक है, एक आता है वो, तो वो इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसको लेकर जैसे एशियन हॉबरा है और वल्चर्स, ऑलरेडी वल्चर्स एक्सटिंक्ट हैं, कुछ ही बचे हुए हैं, तो इनको लेकर काफी चिंता जताई गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। और फिर टाइगर कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो नेशनल हाईवे 46 आपने देखा अभी गुजरात में कैसे शेर जो है वो घूमते हुए दिख जाते हैं। तो टाइगर कॉरिडोर सतपुरा और मेलघाट टाइगर रिजर्व्स, इनके बीच में जो है वो करवाया जाएगा। एनिमल पैसेजेस जो हैं वो दिए जाएंगे। क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा है कि ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव इकोसिस्टम है, स्पीशीज एंडेंजर्ड है, और यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया। बाकी आप 10,000 MCQ ये शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।